गुड मॉर्निंग बडीज, दिस इज़ बैंकर बडी। स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग करेंगे मई 2020 पार्ट 2 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का मई 2020 पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, इसमें मैं आपको डिटेल में जो है बैंकिंग अवेयरनेस को बताऊंगा और इसमें आने वाले बैंकिंग टर्म को भी मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए। हमारा पहला जो न्यूज़ है वो है द जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ HDFC बैंक जुबीर इकबाल एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक ऑन 15 मई 2020 फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो जुबीर इकबाल जिनको कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक में जो है MD नियुक्त किया गया है 3 साल के लिए। ठीक है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने किया है। R.K. Chibbar, who currently holds the position of chairman and managing director of Jammu and Kashmir Bank, will continue to serve as a chairman of the bank और नेक्स्ट 3 ईयर्स। R.K. छिब्बर जो कि अभी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एज ए वो काम कर रहे थे, लेकिन वो अपने सिर्फ चेयरमैन पोस्ट पे बने रहेंगे अगले 3 साल के लिए। ठीक है दोस्तों, द अपॉइंटमेंट आर बेस्ड अपॉन द कंटिन्यूअस डायरेक्शन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू सेपरेट द पोजीशन ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर बेटर गवर्नेंस। तो RBI की तरफ से ये एक नोटिफिकेशन आया था कि अगर कोई बैंक में, ठीक है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एक साथ में पोस्ट है तो उसको अलग किया जाए ताकि जो बैंक का जो कामकाज है वो बढ़िया तरीके से हो। तो इसीलिए जो है इस जम्मू एंड कश्मीर बैंक में चेयरमैन जो है वो R.K. छिब्बर बने रहेंगे और एज ए MD जो है जुबीर इकबाल को जो है अपॉइंट किया गया है। ठीक है दोस्तों, होप मैंने आपको एक्सप्लेन कर पाया हूँ। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चंस जितने भी आ रहे हैं मैंने ये सारे कवर किए हुए हैं अपने MCQs वाले वीडियोस में, करंट अफेयर्स वाले। ठीक है, तो दूसरा न्यूज़ है स्टॉक एक्सचेंज BSE एंड NSE। BSE का फुल फॉर्म होता है भारत स्टॉक एक्सचेंज और NSE का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है दोस्तों, अनाउंस टू रिड्यूस द लिस्टिंग फी फॉर देयर SME प्लेटफॉर्म बाई 25%। ठीक है, BSE एंड NSE हैड लॉन्च देयर रिस्पेक्टिव SME। तो जो ये स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों, इन्होंने क्या किया है, जो लिस्टिंग फ़ी है वो 25% जो है घटा दिया है। ठीक है, लिस्टिंग फ़ी क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं एक बिज़नेस कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, तो मुझे उसके लिए पैसे अरेंज करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें मैं अपने कंपनीज के जो शेयर्स है उसको बेचने के लिए रखूँगा। ठीक है, देखिए कोई एक प्लेटफॉर्म होता है ना बेचने के लिए, जैसे मान लीजिए रेलवे में जैसे दुकान स्टोर होते हैं, तो अगर वो रेलवे में दुकान, रेलवे स्टेशन में अगर वो प्लेटफॉर्म में दुकान खोल रहे हैं तो उसको रेलवे को कुछ टैक्स या एज ए कमीशन कुछ देना पड़ता है। तो सेम चीज़ यही है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी अगर मान लीजिए मेरी कंपनी है, मैं अपने आपके शेयर्स को जो है यहाँ पे लिस्ट करूँगा, यहाँ पे दूंगा, तो मुझे इसके लिए कुछ पैसे पे करने होते हैं जिसको कि लिस्टिंग फ़ी कहा जाता है। ठीक है, इसी को जो है उन्होंने 25% बेसिस पॉइंट पे घटा दिया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। Platforms in 2012 and since then have been facilitating SMEs for raising fund। ठीक है, लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑन द एक्सचेंज। तो ये जो है 2012 से चला आ रहा है ताकि SMEs जो है उनके लिए पैसे जुटा सके। ठीक है, और ये जो है इसमें लिस्टिंग में जो है क्या होता है, ट्रेडिंग एंड एक्सचेंज दोनों होते हैं। द रिबेट इन द फी कम्स आफ्टर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन सेवरल अनाउंसमेंट टू रेस्क्यू द अलाइंग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर। तो क्या है, ये जो रिबेट, ये जो छूट दिया गया है, ये मिनिस्टर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन उनके जो है अनाउंसमेंट के बाद जो है ये छूट दिया गया है ताकि जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है उनको जो है बचाया जा सके, क्योंकि अभी वो थोड़े से बुरे स्थिति में कोविड-19 के चलते जो है इनके बिजनेस पे बहुत नुकसान हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं क्या है। अगली न्यूज़ है हमारे पास, ये दोस्तों मैं थोड़ा सा पॉइंटर को ले लूँ। ठीक है, चलिए। द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ग्रुप गोल्डमैन सैचेस हैज प्रेडिक्टेड इंडियाज GDP ग्रोथ फॉर 21 एट इज -5.0%। अर्लियर इट हैज प्रेडिक्टेड द सेम एट -0.4%। दोस्तों जो ये एक आपके गोल्डमैन सैचेस जो है ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ग्रुप है। ठीक है,
मतलब ग्लोबल जो दुनिया के जो बैंक्स है उनके एक ग्रुप है। तो उन्होंने जो भारत का जो फिस्कल ईयर मतलब 2021 में जो ग्रोथ रेट रहने वाले जीडीपी ग्रोथ रेट वो -5.0% का प्रेडिक्शन किया है, जो कि पहले उन्होंने किया था -0.4% का। It means as per Goldman Sachs the GDP of India will contract by 5.0% in fiscal year 21। तो 2021 में जो है इन जो आपके ग्रोथ रेट है, जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 5.0% से घटेंगे। यही ये रैंकिंग दर्शाता है, ये प्रेडिक्शन दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके न्यूज़ पे, Bernstein, an investment management firm based in the United States, has projected India's GDP growth rate for fiscal 20 at -7.0%। तो बेंस्टाइन ये एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है, यूनाइटेड स्टेट पे है, और ये जो है इन्होंने भी जीडीपी ग्रोथ जो हमारा प्रेडिक्शन किया है वो है -7.0% रहने वाला है 2021 में। दिस मीन्स इंडियाज जीडीपी विल कॉन्ट्रैक्ट बाय 7% इन फिजिकल ईयर 21 एज पर द ब्रेनस्टाइन। तो ब्रेनस्टाइन के अनुसार जो है ये हमारे जो इंडिया के जो जीडीपी ग्रोथ है वो 7% से घटने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन बनता है, देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले न्यूज़ पे। कोटक महिंद्रा बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द वीडियो केवाईसी फैसिलिटी फॉर कस्टमर ओपनिंग सेविंग अकाउंट ऑन कोटक 811 प्लेटफॉर्म। ठीक है तो कोटक महिंद्रा बैंक जो है इन्होंने वीडियो केवाईसी फैसिलिटी को फिर से शुरू कर दिया है, जो लोग सेविंग्स अकाउंट खोलेंगे, और ये किया जाएगा कोटक 811 प्लेटफॉर्म। दोस्तों कोटक 811 प्लेटफॉर्म क्या है मैं आपको बता देता हूँ। कोटक महिंद्रा ऐप उनसे एक फैसिलिटी चालू किया गया जिससे कि आप ऐप के थ्रू ही घर बैठे जो है सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं। तो उसी को ही नाम दिया गया है कोटक 811 प्लेटफॉर्म। तो इसमें क्या होगा कि आप घर बैठे जो है आपके अकाउंट खोल लीजिएगा, वीडियो केवाईसी में आपके सिग्नेचर वगैरह सारे हो जाएंगे। ठीक है, विथ दिस कोटक महिंद्रा बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू ऑफर वीडियो बेस्ड जीरो कॉन्टैक्ट ओवरबोर्डिंग सर्विस। तो कोटक महिंद्रा बैंक ऐसा पहला बैंक होगा जिन्होंने कि ये वीडियो बेस्ड जो है आपका केवाईसी जो है शुरू किया है, जिसमें कि आपको कोई कांटेक्ट नहीं होगा किसी से, मतलब अभी कोविड के चलते जो एक दूसरे से कांटेक्ट हो रहा है, टच हो रहा है, वो नहीं होगा। अब घर बैठे अपना अकाउंट खोल लीजिएगा। ठीक है, आरबीआई हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द नोटिफिकेशन रिगार्डिंग वीडियो बेस्ड केवाईसी इन जनवरी 2020 with the video KYC verification of document signature are completed via a video call with a representative from the bank without any physical interface। तो आरबीआई जो है इन्होंने जनवरी 2020 में ये नोटिफिकेशन जारी किया था कि आप लोग बैंकों को ताकि आप लोग वीडियो केवाईसी कर सकते हो। ठीक है, वीडियो केवाईसी में क्या होता है, वीडियो कॉल किया जाएगा जैसा कि मैंने बताया, उसमें आपके जो बैंक के एक रिप्रेजेंटेटिव वो रहेंगे और क्या करेंगे, वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, सिग्नेचर्स, वो सब कंप्लीट किया जाएगा वीडियो कॉल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इससे एक क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। The Ministry of Labour and Employment has announced a cut in the rate of employees' provident fund, a contribution to 10% from the existing 12% for 3 months till July 2020. This means that new rate would be applicable on May, June, July salary period. The existing rate of contribution by the both employee and employer is 12%. तो प्रोविडेंट फंड आपको पता है, हम लोग अगर जॉब करते हैं तो हमारे महीने जो सैलरी होते हैं उससे कुछ पैसे काट लिए जाते हैं, उसको जमा किया जाता है, और जो जब हम लोग रिटायरमेंट होते हैं तो वो पैसे हम लोग को एक साथ मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जिसके लिए हम काम करते हैं उसको एम्प्लॉयर कहते हैं और हम लोग होते हैं एम्प्लॉय। ठीक है, तो ऐसा होता है ना कि जो जितने परसेंट हमारे सैलरी से काटे जाते हैं उतने परसेंट ही जो है आपके एम्प्लॉयर के तरफ से भी दिया जाता है, मतलब जो हमें काम पे रखते हैं। ठीक है, तो ये जो एक रेट है ये 12% चल रहा था। तो अभी क्या है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, मई, जून और जुलाई मंथ का जो सैलरी लोगों का रहेगा उसमें जो है उसको 12% से 10% कर दिया है। ठीक है, तो ये सिर्फ ये 3 महीने के लिए होगा, और
फिर उसके बाद जो है वो वापस 12% हो जाएगा। तो ये 12% जो है ये फिलहाल अभी ये रेट चल रहा है, ठीक है। ये एप्लीकेबल आपका होगा मई, जून एंड जुलाई मंथ में। चलिए दूसरे न्यूज़ देखते हैं। द डिसीजन इज एस्टिमेटेड टू इन्फ्यूज लिक्विडिटी ऑफ 6,750 करोड़ इन नेक्स्ट 3 मंथ। तो ये डिसीजन लिया गया है ताकि इस 3 महीने में जो है 6,750 करोड़ रुपए जो है इसको दिए जा सके। लिक्विडिटी होता है दोस्तों कैश आप कितने इसमें इन्फ्यूज करते हैं, ठीक है। दिस रिडक्शन ऑफ द ईपीएफ कंट्रीब्यूशन विल बी एप्लीकेबल फॉर दोज वर्कर्स हु आर नॉट एलिजिबल फॉर 24% ईपीएफ सपोर्ट अंडर पीएम गरीब कल्याण पैकेज एंड इट्स एक्सटेंशन। तो ये कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, जो लेबर्स है जो कि 24% का जो ये सपोर्ट है ये उनमें नहीं लागू होगा, जो कि गरीब कल्याण पैकेज, पीएम गरीब कल्याण पैकेज के अंडर में आते हैं, ठीक है। चलिए, however the central public sector enterprises and public sector undertakings PSU will continue to contribute 12%। तो हालांकि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो भी है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है ये 12% का ही अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे, मतलब उनके लिए ये रेट वही रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए अगली न्यूज़ पे चलते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस दैट द नो योर कस्टमर KYC गाइडलाइंस नॉर्म विल नाउ बी एप्लीकेबल टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ऑल्सो। तो अब जो है KYC का जो सिस्टम है, RBI ने ये घोषणा किया कि KYC का जो सिस्टम है वो जो है आपके हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो है उसके लिए भी लागू होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है RBI के अंडर आ गया है अभी। अब इसका जो देखरेख है वो RBI के द्वारा ही होता है, इसलिए जो है इसमें भी KYC का जो है सिस्टम लागू होगा, ठीक है दोस्तों। इट मस्ट बी नोटेड दैट रेगुलेशन ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द नेशनल हाउसिंग बैंक टू RBI इन अगस्त 2019। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि अगस्त 2019 में जो है ये नेशनल हाउसिंग बैंक से जो है इनका जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के जो रेगुलेशन है वो RBI के पास आ गया है। पहले ये नेशनल हाउसिंग बैंक के पास थे, ठीक है। एंड KYC नॉर्म्स आर एप्लीकेबल टू ऑल रेगुलेटेड एंटिटीज ऑफ द RBI एंड हेंस इट हैज नाउ बीन मेड एप्लीकेबल टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ऑल्सो। पहले ये KYC नॉर्म्स सारे उन इंस्टीट्यूट्स के लिए थे जो कि RBI के अंडर में आते थे, ठीक है। अब ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए भी लागू हो गया है। क्यों? क्योंकि ये RBI के अंडर में आ गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। गोविंदा राजुलू चिंताला हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड का जो है वो चेयरमैन जो है गोविंदा राजुलू चिंताला को अपॉइंट किया गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी मैंने कवर किया है, अगर आप मेरे वीडियोस को कंटिन्यूसली देखते हैं तो आपको ये क्वेश्चन मिला होगा ज़रूर। प्रेजेंटली ही वॉज द CMD ऑफ नाबार्ड, ही विल होल्ड द पोस्ट टिल हिज सुपरनोशन ऑन जुलाई 31, 2022। तो प्रेजेंटली जो है ये CMD है नाबार्ड के, ठीक है, और इन्हीं को जो है अब एज ए चेयरमैन अपॉइंट किया गया है नाबार्ड में, ठीक है। और इनका जो सर्विस रहेगा ये 2022 तक चलेगा। ही हैज़ रिप्लेस डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला एज द चेयरमैन। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला जो कि पहले चेयरमैन थे उनको रिप्लेस किया है, ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। फ्रैंकलाइन MF, अच्छा, in April 2020 Franklin Templeton Mutual Fund Company had closed 6 of its debt scheme in consultation with SEBI. SEBI had advised it to bring in an independent advisor on board head of the unit holders vote on the winding up process। दोस्तों फ्रैंकलाइन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड जो है कंपनी है, इन्होंने आपके 6 प्लान्स जो है, ठीक है, उसको क्लोज करने का सोचा है, क्योंकि ये जो प्लान्स है ये आपके उधारी में चल गए हैं, ठीक है। तो इन्होंने सेबी के साथ कंसल्टेशन करके जो है ये डिसीजन लिया है। और क्या है कि सेबी ने इनको एडवाइस किया है कि आप एक इंडिपेंडेंट बोर्ड का जो है गठन करो और उसमें वोट करो और कैसे इसको वाइंडिंग आप मतलब इसको ख़त्म किया जा सके उसके बारे में सोचो।
In compliance with it, Franklin Templeton MF has appointed Kotak Mahindra Bank to expedite the process of monetizing the assets in the portfolio of the 6 wound up scheme and make payouts to the affected investors। तो दोस्तों क्या है कि फ्रैंकलिन टेम्पलेटन एमएफ जो है इन्होंने क्या है कोटक महिंद्रा बैंक को इसके लिए आपके जिम्मेदारी दी है कि वो लोग उसके जो भी आपके जो ये 6 आपके स्कीम्स है, ठीक है, इनका हिसाब लगाए कितने पैसे बन रहे हैं, उस हिसाब से ये क्या करे कि जो भी इनके जो ये स्कीम्स लिए हैं, ठीक है, उनके जो है पैसे बैंक पेमेंट करे उनको, ठीक है। और ये जो है कोटक महिंद्रा बैंक को जिम्मेदारी दी गई है, ठीक है। चलिए अगले न्यूज़ पे चलते हैं। द रेटिंग एजेंसी इकरा ICRA हैज़ प्रेडिक्टेड इंडियाज GDP growth fiscal year 2021 at -5.0%. Earlier it has predicted the same at around -1% to -2%. तो इकरा एक रेटिंग एजेंसी है जिन्होंने GDP ग्रोथ जो है इंडिया की जो प्रेडिक्ट किया है 2021 के लिए वो है -5.0%। पहले इन्होंने प्रेडिक्ट किया था -1 या -2% रहने वाला है, ठीक है। इट मीन्स द GDP ऑफ इंडिया विल कॉन्ट्रैक्ट बाई 5.0% इन FY21। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया का जो GDP है वो 5.0% से घटेंगे, ठीक है। चलिए अगले न्यूज़ पे चलते हैं। RBI द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन इट्स मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग ऑन May 2020 हैज़ डिसाइडेड टू, जो RBI का भी May 2020 में जो है मॉनेटरी पॉलिसी का मीटिंग होता है, उसमें क्या है जो रेट्स है उसको रिवाइज किया जाता है, ठीक है। तो उसमें जो है रिवाइज जो किया गया है उनका मैं बता देता हूँ आपको। रिड्यूस रेपो रेट बाई 40 बेसिस पॉइंट टू 4% फ्रॉम 4.40%। तो ये 40% बेसिस पे जो है रेपो रेट को घटाया गया है। पहले 4.40% था, इसको घटा के अभी 4% कर दिया गया है। रिवर्स रेपो रेट हैज़ बीन रिड्यूस टू 3.35%। जो रिवर्स रेपो रेट है दोस्तों उसको जो है घटा करके आपका 3.35% कर दिया गया है। द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट एंड द बैंक रेट स्टैंड एट 4.2%। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है उनको जो है वैसा का वैसा ही 4.2% में रखा गया है। द MPC डिसाइडेड टू कंटिन्यू विथ द एकोमोडेटिव स्टांस। तो ये जो है इसी की तरह से जो है ये लोग अपने जो है स्टेप लिए हैं, इसी में ये लोग बरकरार रहेंगे। दोस्तों मैं आपको रेपो रेट का एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, ये रेपो रेट क्या होता है, ठीक है। सिंपल भाषा में जो मुझे समझ में आया मैं आपको वही बता रहा हूँ। रेपो रेट वो होता है जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, जो कमर्शियल बैंक है, जो अदर्स बैंक है, उनको जो है आपको जो पैसे देते हैं उनमें जो है वो इतना % इंटरेस्ट लगाते हैं। तो जो इंटरेस्ट का रेट होता है उसी को ही रेपो रेट कहते हैं। मतलब जो रिजर्व बैंक इंडिया जिस रेट पे दूसरे बैंक्स को, जो कमर्शियल बैंक्स है, उनको जो पैसे देते हैं, ठीक है, उसको रेपो रेट कहा जाता है, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट होता है आपका जो रेट पे, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो पैसे लेते हैं कमर्शियल बैंक से, ठीक है। तो इसलिए ये जो रेट होता है ये 3.35% रखा गया है। तो यही होता है रिवर्स रेट, जिसमें कि रिवर्स रेपो रेट, जिसमें कि RBI जो है कमर्शियल बैंक से पैसे उधार लेते हैं। तो आप कहोगे कि RBI को क्यों पैसे उधार लेने की ज़रूरत पड़ेगी? तो इसका कारण ये है कि जब RBI देखता है कि हमारे मार्केट में पैसे बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं, ठीक है, तो इससे इन्फ्लेशन का खतरा हो सकता है। तो उस पैसे को कंट्रोल करने के लिए जो है RBI क्या करता है, वापस से जो है बैंकों से पैसे लेना शुरू कर देता है। तो इससे जो है वो पैसे की जो अधिक्य होता है उसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये होता है आपका रिवर्स रेपो रेट। और क्यों रिवर्स रेपो रेट को यूज़ किया जाता है? द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट एंड द बैंक रेट जो है ये क्या होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। मार्जिनल फैसिलिटी रेट वो होता है जो कमर्शियल बैंक है, ठीक है, उनको मान लीजिए अचानक से कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है, तो मतलब जो पैसे वो ले रहे हैं वो तो है, अचानक कुछ पैसे के मतलब उनको लेने के, उनके कुछ मतलब करोड़ों में होते हैं, अरबों में होते हैं।
तो अगर उनको सडनली पैसे की जरूरत पड़ जाए तो उस पैसे को लेने के लिए फिर एक अलग रेट लगता है, ठीक है। तो वो जो अलग रेट लगता है उसी को जो है द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट कहा जाता है। इसलिए आप देख सकते हैं कि जो रेपो रेट है उससे थोड़ा ज़्यादा इसका रेट रहता है। क्यों? क्योंकि ये इनको सडनली पैसे दिए जाते हैं, ठीक है, इसीलिए जो है ये आपके पैसे थोड़े से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये है दोस्तों। और आपका बैंक रेट क्या होता है? जो सेम वही होता है, मतलब कि आरबीआई जो है, जो सेंट्रल बैंक जो है आरबीआई, वो जिस रेट पे जो है आपके दूसरे बैंकों को पैसे देते हैं वही होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये है, होप मैंने आपको अपनी भाषा में सिंपल तरीके से समझा पाया हूँ। जो मैं समझा था दोस्तों वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। इंडियन इकोनॉमिस्ट आभास झा हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रैक्टिस मैनेजर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फॉर साउथ एशिया एट द वर्ल्ड बैंक। तो आभास झा ये बिहार के हैं, ठीक है। इनको जो है वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो है आपका रिस्क मैनेजर जो है अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो साउथ एशिया एट द वर्ल्ड बैंक में जो है ये आपका किया, वर्ल्ड बैंक ने किया है। आभास झा अपॉइंटमेंट कम्स एट द टाइम व्हेन साइक्लोन अम्फन हैज बैडली हिट वेस्ट बंगाल, उड़ीसा इन इंडिया एंड बांग्लादेश। आभास झा को अपॉइंट उस टाइम के किया गया जिस टाइम पे जो है साइक्लोन जो है बुरी तरीके से बांग्लादेश और इंडिया, उड़ीसा इनको जो है नुकसान पहुंचाया था। खास करके वेस्ट बंगाल में बहुत ही नुकसान हुआ था दोस्तों, आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा, ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ पे चलते हैं। ये हमारा आखिरी न्यूज़ है, ठीक है। अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग हैज़ ड्रास्टिकली प्रोजेक्ट्स इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट टू कॉन्ट्रैक्ट 5% इन द करेंट फिजिकल ईयर 2021 ड्यू टू अ प्रोलॉन्ग्ड लॉकडाउन। तो अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है फिच रेटिंग, उन्होंने क्या किया है, इंडिया का जो ग्रोथ है उनका जो मतलब बताया कि 5% से भी ये घटेंगे, ठीक है, 2020-21 में। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन के चलते जो है ये इन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है। दिस मीन्स इंडियाज जीडीपी इज एस्टिमेटेड टू बी -5% इन फिजिकल 21। तो जो इसका मतलब यही है कि जो इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ 2021 में रहने वाला है वो -5% रहने वाला है, ठीक है। अर्लियर इट हैड प्रेडिक्टेड द सेम एट 0.8%। पहले इन्होंने जो है 0.8% का प्रेडिक्शन किया था, अनुमान लगाया था, ठीक है दोस्तों। होप मैंने आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। अगर आप लोगों को कोई कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, इससे आप टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। मैं कोशिश करूँगा और बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। चलिए जय हिंद।